जय हिंद। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इतिहास के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? यूरोप एक महादेश है जिसका इमेज आप सब देख सकते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो देश के प्रति प्रेम। अर्थात इस चैप्टर में हम यूरोप में जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उनमें कैसे क्रांति हुई उनके बारे में जानेंगे। और यूरोप के महत्वपूर्ण देश हैं रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इन सभी देशों में कैसे क्रांति हुआ सो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है राष्ट्रवाद क्या है? इसका आंसर है राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर देश प्रेम और एकता को स्थापित करती है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेमी। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो देश प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप जरूर नोट कर लें। अगला सवाल है फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। बूर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लेयंस वंश को लुई फिलिप को सत्ता सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के कारणों का वर्णन करें। इसका आंसर है चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिग्नेक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली वर्ग की स्थापना की तथा इन्हें विशेष अधिकार प्रदान किया। पोलिग्नेक के इस कार्य से प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया। चार्ल्स दशम ने इस विरोधी के प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। फलस्वरूप चार्ल्स दशम को गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तभी समझ में आएंगे जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। आप सब पहले जाकर सभी चैप्टर को पढ़ लें। यदि आप चाहेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद के पूरे चैप्टर का PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला फ्रांस की 1789 की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा का नारा दिया गया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 की फ्रांस की क्रांति। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। गीजो को उन्होंने प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया? तो 1840 में किया था। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। उदारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और मेजनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी कौन था? इसका आंसर है मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। तो मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1845 ईस्वी में मेटरनी की पराजय के बाद मेजनी इटली के एकीकरण का प्रयास किया किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा।
मेजनी 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का गठन किया। अगला सवाल है, लौह एवं रक्त की नीति क्या है? इसका आंसर है लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इसका आंसर है गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में निस नामक नगर में हुआ था। यह पेशे से एक नाविक था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। और मेजीनी के विचार का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। गैरीबाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्वयं लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है। तो गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी है? स्वयं लाला लाजपत राय ने लिखी है इनकी जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका आंसर है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। तीसरा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और चौथा, मेटरनी की प्रतिक्रियावादी। तो क्या क्या थी? लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? सर, मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचार का समर्थक और कुशल सेनापति था। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मेजनी का उदय हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 ईस्वी में मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनादर्शन तथा इटली के नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहा जाता है। तो मेजनी को इटली का पैगंबर भी कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अगला है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आंसर है इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुए, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। अगला है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण है। आंसर, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। पुनर्जागरण काल से ही पाश्चात्य देशों ने यूनान से प्रेरणा लेकर काफी विकास किया था, परंतु इसके बावजूद यूनान अभी भी तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसके लिए वहाँ हितेरिया फ्लैग नामक संस्था की स्थापना ओडिशा नामक स्थान पर की गई। इंग्लैंड का कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इस घटना से संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बढ़ चुकी थी। रूस जैसा साम्राज्यवादी राष्ट्रों भी यूनान की स्वतंत्रता का समर्थक था। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। कहाँ पर हुई थी? तो नवारिनो की खाड़ी में। तुर्की के समर्थक में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया। तो किनको किया गया था? बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से आप सभी का ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। पहला है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आंसर है नाविक। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया?
तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। मैंने इसका जवाब आपको पहले सब्जेक्टिव में कहा था, बल्कि ये आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका आंसर है बूर्बो वंश की। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का रहा है। अगला है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर है बिस्मार्क। जालवेरिन एक संस्था थी, तो इसका आंसर है व्यापारियों की। नेक्स्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? इसका आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका आंसर है सेडान में। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका आंसर है 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया? इसका आंसर है मेजीनी ने। नेक्स्ट है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर है तुर्की के साथ। नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर है कार्बोनरी। नेक्स्ट है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट है, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? इसका आंसर है विक्टर इमैनुएल। नेक्स्ट है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसका आंसर है लॉर्ड बायरन। इन सभी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि इन्हीं सवालों में से आप सभी के सवाल पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका आंसर है यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसा का शासक कौन था? तो इसका आंसर है विलियम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? इसका आंसर है नेपोलियन तृतीय। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है बूर्बो वंश। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका आंसर है 1871 में। अब यहाँ से आप सभी का रिक्त स्थान शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है, देश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर है सेडोन के युद्ध में। अगला है, सेडोवा का युद्ध देश और देश के बीच हुआ था? तो इसका आंसर है फ्रांस और प्रसा के बीच। नेक्स्ट है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने देश युग का भी अंत कर दिया? इसका आंसर है मेटरनिक युग का। नेक्स्ट है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां देश रहते थे जो इटली के देश से बचा रहा? इसका आंसर है पोप, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। नेक्स्ट है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक देश को वहां का राजा घोषित किया गया? तो इसका आंसर है ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, हंगरी की राजधानी देश है? इसका आंसर है बुडापेस्ट। और यदि बात करें हंगरी की मुद्रा का, तो हंगरी का मुद्रा है फ्लोरिंट। यहाँ से आप सभी का मिलान शुरू होता है। पहला है मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुएल। इन सभी को आपको मिलाना है दार्शनिक, इटली, राजनीतिज्ञ, जर्मन चांसलर से। तो चलिए इसका सही मिलान देख लेते हैं। मेजनी है इटली, हिगेल है दार्शनिक, बिस्मार्क है जर्मन चांसलर और विक्टर इमैनुएल है राजनीतिज्ञ। अगला मिलान है वियना सम्मेलन, मेटरनिक का पतन, इटली एकीकरण, सेडोन युद्ध। इनको मिलाना है आपको 1871 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1815 ईस्वी। इसका सही आंसर देख लेते हैं। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी, मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी, सेडोन युद्ध 1870 ईस्वी। अगला मिलान है कोसूत एड्रियानोपुल की संधि, यूनान की स्वतंत्रता, पोलैंड में आंदोलन। इनको मिलाना है आपको 1863 ईस्वी, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता 1829 ईस्वी, 1832 ईस्वी। इसका सही आंसर है कोसूत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी, यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी, पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी। तो आप सभी को यूरोप का राष्ट्रवाद पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आप सभी के लिए इतना मेहनत किए हैं, एक लाइक तो बनता ही है। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, महिला अन्नदाताओं सैनिकों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान है और यही हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।